काशवी के जाने के बाद सुहानी फोन को साइलेंट मोड पर कर देती है और जल्दी से अपनी ड्रॉअर पे छिपा देती है। दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने दरवाजा खोला। क्या कर रही थी महारानी, जो इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? टीवी देख रही होगी, तभी इतनी देर लगी दरवाजा खोलने में। कलावती ने सुहानी पर आते ही तानों की बरसात कर दी, पर सुहानी ने भी ठान लिया था अब वह चुपचाप बेवजह के ताने नहीं सुनेगी, बल्कि शुरुआत करेगी अब से सही जवाब देने का। तभी वो अपनी सास के उन तानों का जवाब देते हुए सुहानी बोलती है। महारानी हूँ, घर की नौकरानी नहीं हूँ जो इंतजार में बैठी रहूं कि कब सासू माँ आए और मैं दरवाजा खोलूं। और अगर इतनी ही परेशानी है तो एक काम क्यों नहीं कर लेती, अपने लिए एक पर्सनल नौकरानी रख लो जो आपकी हर हुक्म का पालन कर ले। सुहानी का ये जवाब सुनकर उसकी सास कलावती हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर तो वह सुहानी को देखती रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि इससे अचानक क्या हो गया कि जो लड़की इतनी ज्यादा सहने वाली चुपचाप रहती थी, आज अचानक इसको क्या हो गया जो ऐसा जवाब दे रही है। क्या बोल रही है बहू, ये जवाब देना कहाँ से आया तुम्हें? मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या यहाँ? मुझे किसी को जवाब देने के लिए किसी की सीख की जरूरत नहीं है। कॉलेज में मैं एक दबंग लड़की रह चुकी हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने बेटे से पूछ लेना। इतने दिन में चुप रही, इसका कारण मेरे घर के संस्कार थे। बड़ों का आदर करना और सम्मान करना था। बस आपकी इज्जत करने की खातिर मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही। पर अब और नहीं, आप ना तो सम्मान के लायक है और ना ही इज्जत के लायक। अब देखिएगा जो आपने मेरे साथ किया है वो मैं कैसे सूद समेत वापस करती हूँ आपको। कलावती तिल मिलाते हुए जोर से चीखी। चेहरा और आंखें एकदम लाल हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बोल क्या रही हो? जरा शर्म और लिहाज नहीं बचा है क्या तुम्हारे अंदर? कलावती काशवी सुहानी को डराना चाहती थी। वे सोच रही थी कि अभिषेक और शिवी के नाम से सुहानी डर जाएगी और उससे माफी मांगने लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सुहानी डरने की बजाय एकदम सहज खड़ी मुस्कुरा रही थी। सासू माँ, चीखिए मत, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और गुस्सा भी मत करिए, क्योंकि मैंने जो अभी कहा है एकदम सही कहा है। बहुत हुई आपकी तानाशाही। और हाँ, अभी और पापा जी के नाम से मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। अब देखेंगी आप अपनी बहू का नया रूप। ये कहते हुए सुहानी अपनी कमरे में चली गई। कलावती अभी भी सदमे में खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस डरी सहमी सी लड़की ने इतनी हिम्मत कैसे करी? जरूर तो कुछ गड़बड़ है। आने दो, आज उन दोनों को बताऊंगी, वही निकालेंगे इसकी सारी हिम्मत। कलावती किचन में जाकर पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर पूरी बोतल एक घूंट में पी जाती है। अपने रूम में जाकर वे लेट जाती है और आँख बंद कर लेती है तो उसे वही दृश्य आँखों के सामने नजर आता है। इधर उधर करवट बदलते ही वे यही सोचती है कि आखिर इतनी हिम्मत उसे कौन दे गया। इधर सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई बहुत खुश हो रही थी। मेरे में इतनी हिम्मत आ गई, काश वो मैं अपने अंदर की हिम्मत पहले भी लाती। इस दबंग सुहानी को मैं कभी मरने नहीं देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। थैंक्स टू काशवी। आज वो नहीं होती तो मैं आज अंदर अपनी सुहानी को पहचान नहीं पाती। बस वही सब सहती रह जाती। शायद ये सब सहते हुए एक दिन मर भी जाती। अपने माँ बाप से कभी मिल भी नहीं सकती थी। अब तो मैं वो सब करूंगी जो मुझे करना है और जो मैं चाहती हूँ, जिस पर इन लोगों ने बेवजह पाबंदी लगाई हुई थी। चलो काशवी को मैसेज करके थैंक्स बोल देती हूँ। उसे सब बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। उसने ड्रॉअर से फोन निकाला, देखा तो काशवी के कई फोन कॉल्स और मैसेज आए हुए थे। शायद उसके पेरेंट्स के भी थे। काशवी के पास दूसरा फोन भी था जिसका नंबर उसने पब्लिकली किया हुआ था। जो फोन वे सुहानी को दे गई थी वे अत्यंत पर्सनल था और उसके पास ही निजी नंबर भी आए हुए थे। काशवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। सुहानी ने जल्दी से फोन निकाला और आज जो वाक्य हुआ उसे पूरा टाइप कर लास्ट में एक वार्म थैंक यू भी लिख डाला।
काशवी जब इस मैसेज को देखेगी तो वो खुश हो जाएगी। आज उसकी दोस्त कम बहन ने इतनी हिम्मत दिखा दी। मन ही मन वे खुश होती हुई सोचने लगी, शाम को पापा और सिविक जो आएंगे तो मम्मी उन्हें सारी बातें बताएगी। वे दोनों तो मम्मी जी के गुलाम हैं। अगर ये दाव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उन दोनों को लगे कि मम्मी ही झूठ बोल रही है। मैं सासू माँ को सबक सिखा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठ ही बोलना क्यों न पड़े। तो भी वो याद रखेगी कि किस लड़की से उनका पाला पड़ा है। इतने दिन तो वो मुझे ताने दिया करती थी और बोलती थी कि उनकी किस्मत फूटी है जो मैं इस घर में आई। अब वो ऐसा सोचेंगी ना तो मैं बताऊंगी, जो कुछ भी सहा है ना मैंने, वो अब वो सहेंगी। सुहानी में एक नया जोश भर चुका था। अब वह बिल्कुल बदल गई थी। वही कॉलेज वाली सुहानी बन गई थी जो अन्याय के खिलाफ थी। ये सोचते हुए सुहानी की आंख लग गई। शाम के 4 बज गए थे। सुहानी उठी और वे अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। उसने देखा कि अब तक उसकी सास नहीं उठी थी। उसने कमरे के बाहर से आवाज लगाई, मम्मी जी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। काफी देर तक तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो सुहानी खुद ही कमरे में चली गई। सास अभी तक सो रही थी। सुहानी ने अपनी सास को जगाया और चाय दी। कलावती मुंह बनाते हुए चाय ले लेती है और सुहानी वहाँ से चली जाती है। कलावती मन ही मन गुस्से में भरी बैठी घड़ी देख रही थी। कब 7 बजे तो अभी और शिवी घर आए। उन्हें आज बहू की सारी चुगली करनी है। जब वे दोनों सुहानी को डांट लगाएंगे ना, तब पता चलेगा जवाब देना क्या होता है। इन सब में कलावती इतना तो भूल ही गई थी कि शादी के इन 8 महीनों में घर वालों ने सुहानी को कौन सी खुशी दी है। वो लास्ट कब हंसी थी? कौन सा ऐसा दिन था जो सिर्फ सुहानी के नाम रहा होगा? सपनों की उड़ान भरने वाली सुहानी एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। ये सब सोचकर अपना सपना दबा गई थी। उसके खाने पीने, कपड़े पहनने, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, यहाँ तक कि फोन तक उससे छीन लिया गया था। उसके अंदर की चहकती चुलबुली सुहानी को मारकर एक जिंदा लाश बना दिया गया था जो सिर्फ घर वालों के कहे अनुसार चलती थी। खैर 7 बजने वाले थे। इधर कलावती परेशान हो रही थी। वे बार बार घड़ी और दरवाजे को देख रही थी। इधर सुहानी बेचैन थी। वे किचन से अभी और शिवी के पसंद का खाना बनाने में जुटी हुई थी। 7 बजने से पहले वो खाना बनाकर सारा काम खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी पापा जी और अभी को भड़का देती तो उसने जो नहीं कहा वो भी उनसे कह देती, और अगर ऐसा हो गया तो वे सफाई भी नहीं दे पाती। इसलिए उसने जल्दी से काम खत्म कर दिया। डिनर रेडी कर पूरा किचन साफ किया और बाहर आकर बैठ चुकी थी, जहाँ कलावती बेचैन सी इधर उधर मंडरा रही थी। सुहानी को उसे देख मन ही मन में हंसी आ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कलावती ने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर पड़ोसन की बंसल आंटी थी। उसे देखकर कलावती ने नाक चढ़ा ली। अरे क्या हुआ कलावती, तू क्या मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हंसते हुए बंसल आंटी अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे कलावती मुंह बनाया कर बैठ गई। झूठी मुस्कान लिए कलावती और बंसल आंटी की बातें होने लगी। सुहानी ने 2 कप कॉफी बनाई। अरे सुहानी बेटी, तुझे अब तक पता है कि मैं कॉफी पीती हूँ? मैं तो लास्ट टाइम तुझसे शादी के 10 दिन बाद ही मिली थी। उस बात को तो 8 महीने गुजर गए हैं। हाँ आंटी जी, मुझे याद है। पर आंटी जी ये तो गलत बात है, आप उस दिन के बाद मिलने ही नहीं आए। हमारा घर कोई इतना दूर थोड़ी ना है जो आप मिलने नहीं आए। अरे बेटी क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह से शाम तक मेरी 1.5 साल की पोती पीहू को संभालते संभालते ना इतना थक जाती हूँ। क्यों आंटी जी, आपकी बहू? बेटा वो जॉब करती है कंपनी में, उसे इतना समय कहाँ। फिर भी मेरे लिए घर में इतना काम नहीं छोड़ती। वो सुबह सारा काम खत्म करके जाती है और शाम को लौटकर वही काम करती है। मैं तो कितना समझा चुकी हूँ कि इतना काम मत किया कर, नौकरानी रख ले, लेकिन वो मुझे काम ही नहीं करने देती और ना मानती है। कहती है मम्मी जी आपकी उम्र है, अब आप काम थोड़ी ना करोगी। आज वो जल्दी घर आ गई तो पीहू उसके हवाले करके मैं आप लोगों से मिलने आ गई। अरे वाह, आपकी बहू जॉब करती है आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, पर तू भी तो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई है, पर तू 8 महीने से घर क्यों बैठी है? इतने महीनों में तो इतनी अच्छी डॉक्टर बनती।
अरे मैं तुमसे दवाई लेती, मैं भी तो रोगों से घिरी पड़ी हूँ। अरे बता ना, हर दूसरे दिन दवाई लाती हूँ। मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए जाती है। बंसल आंटी के मुंह से ये बात सुनकर उसे रोना आ जाता है। वो फिर सोच में चली जाती है कि उसकी जिंदगी खराब हो गई है। इधर बंसल आंटी कलावती से कहने लगी, कलावती, तेरी तो बहू हर मामले में परफेक्ट है। सुंदरता, सरलता, गृह लक्ष्मी, पढ़ाई में, संस्कारों में, अरे 21 गुण बसे पड़े हैं। तूने इसका क्या हाल बनाया हुआ है। 8 महीने पहले मैंने जब इसे देखा था एकदम परी लगती थी। आज देख रही हूँ तो लग रहा है बेचारी को एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है सीमा, सब ठीक तो है। तुझे ऐसा लग रहा होगा। क्या कमी है हमारे घर में? खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं है। तू गलत सोच रही है। देख कलावती, तुझे मैं एक बात बताती हूँ, एक पड़ोसन होने के नाते उससे कई ज्यादा मैं तेरी एक अच्छी दोस्त हूँ, समझी? ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता, पर आज तेरी बहू को देखते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है। मेरे बेटी की शादी को 3 साल हो गए हैं। जब मेरी बहू शादी कर आई थी तब उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। कोई काम नहीं करती थी, कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती थी। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी उससे। न अपने पति को कह पा रही थी, न अपने बेटे को। मैंने उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करी, क्योंकि मैं जानती थी इससे बात और बढ़ेगी, तमाशा बनेगा। यही सोचकर मैं चुप रही। उसे नौकरी करने के लिए बोला। वो इतनी पढ़ी लिखी थी। वो अपने माँ बाप के जो पैसे लगा कर आई थी, उसने जो सब कुछ करना चाहा मैंने करने दिया। पूछ मत, आज वो नौकरी करती है और वो घर भी संभालती है। अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मेरे कहने पर अपने माँ बाप को भी देती है। उन बेचारों का भी कोई नहीं है, कोई औलाद नहीं है, न कमाने का कोई जरिया है। बस वे भी बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश है। मैं तो तुझे बस इतना समझा रही हूँ कि तेरी बहू इतनी गुणवान है तो इसी तरह उसे मत गवा, उसका साथ दे। तेरे लिए वो इतना धन लाएगी जितना तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया होगा। आज बिना कुछ बोले वो तेरा सारा घर संभाल रही है। ये मत भूल, तेरा एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, उसका भी समय आएगा। कहीं वो जो तू भुगत रही है उससे ज्यादा तुझे न भुगतना पड़े। एक दोस्त होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, जरा सोचना। बंसल आंटी इतना तो कहकर चली गई, पर कलावती सोच में पड़ गई। घड़ी की ओर देखते हुए 7:30 बज चुके थे, तो अभी और शिवी भी आने ही वाले थे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे अगले भाग को जरूर देखें।